हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हाइव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी एडीयू का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया है, उसका क्या रीज़न है, क्यों पोस्टपोन्ड हुआ और जो नेक्स्ट डेट है वो कब तक पॉसिबिलिटीज़ है कि बीपीएससी एडीयू का एग्ज़ाम हो जाए। और मैं आप लोग को सजेस्ट इसमें बेसिकली करने वाला हूँ कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको एकदम पढ़ लेना, उसी से जो है 70 टू 80% क्वेश्चंस तो कंफर्म है कि उसी टॉपिक से आएँगे, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इन टॉपिक्स पे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। बिहार बीपीएससी क्या-क्या पूछ रही है काफ़ी एग्ज़ामिनेशंस में, तो ये सब को लेकर के मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो ये है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन था वो 10 से 16th जैन को होने वाला था। 14th जैन तो ऐसे भी ऑफ़िशियली छुट्टी ही थी। तो इस बीच में जो भी एग्ज़ाम होने वाला था वो फाइनली अब जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। बीपीएससी तो ऑफ़िशियली कुछ भी रिलीज़ नहीं की है, लेकिन अभी जैसा पुराना कैलेंडर है, एग्ज़ाम डेट है वग़ैरह देखते हुए तो लग रहा है कि मार्च मार्च से पहले तो ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद जो है ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। और बेसिकली एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड इसलिए हुआ क्योंकि 25 दिसंबर तक बीपीएससी को बोला गया था कि अपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसके लिस्ट आप अपडेट करें। लेकिन बीपीएससी इसमें लिस्ट को देने में जो है नाकामयाब रही और कहीं न कहीं इसका रीज़न ये था कि जो केवीएस एग्ज़ाम है, केवीएस एग्ज़ाम के लिए सेंटर सारे बुक थे और वैसे भी जब सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनको ही प्रेफ़रेंस दिया जाता है, स्टेट एग्ज़ाम को डिले या फिर होल्ड पे रख दिया जाता है। तो ये रीज़न बेसिकली है और कुछ-कुछ इंटरनल रीज़न्स भी हैं जिसको बीपीएससी ने खुल कर के डिस्क्लोज़ नहीं किया है। अब इसमें क्या होगा तो अब ये इतने डेट इतने आगे क्यों चला गया क्योंकि अ, फिर से वापस इतने सेंटर्स को अरेंज करना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तुरंत तो हो नहीं पाएगा। एप्लीकेंट भी आप जानते हैं कि 10 लाख 11 लाख प्लस चला गया है। लेकिन मैं बता दूँ कि इतनी भीड़ है नहीं, जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो 50,000 प्लस स्टूडेंट में ही मेन कॉम्पिटिशन है। और बेसिकली अब ये इतने डिले इसलिए होगा क्योंकि अब जो भी ओल्ड नोटिफ़िकेशंस था पहले से उन लोग को पहले एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब बाकी अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब ये एग्ज़ाम डिले हो गया तो क्या प्रिपरेशन को स्टॉप कर दें? कुछ और का तैयारी करें? नहीं। आप लोगों ने इतना समय दे चुका है, अब इस प्रिपरेशन को मत रोकिए क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि इसमें सिंगल एग्ज़ाम है, कोई भी मेंस नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या-क्या करें? तो बेसिकली मैं एक बार फिर से एक छोटा-सा रिव्यू दे दे रहा हूँ कि क्या-क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके बाद मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा कि क्या-क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिर्फ़ एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कोई मेंस, कोई इंटरव्यू नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रिपरेशन मत रोकिए, काफ़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोग को मिला है कि एक सिंगल एग्ज़ाम दे कर के आप लोग सेलेक्ट हो जाएँगे। इस वजह से। तो ये कैसा है उसमें भी ये कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। और इसमें उसके बाद डायरेक्ट जो इसमें क्वालीफाई होगा उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके हाथ में एक जॉब। इतना आसान से अभी तो कोई मैं बता दूँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा है। सिंगल एग्ज़ाम और ये। तो इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी वापस से नहीं मिलेगा आपको एक ऑफ़िसर बनने का मौका। तो ये कैसा लेवल 5 का पोस्ट है। अब ये कैसा होगा तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे और जो कि लास्टिंग होगा 2 आवर ईच का। तो एक एक पेपर 2 आवर, टोटल 6 आवर का होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हाँ, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद बेसिकली हम लोग पेपर के बारे में बात करते हैं तो 3 पेपर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें जनरल लैंग्वेज है जो कि क्वालीफाइंग है जिसमें हिंदी 70 नंबर का आएगा और इंग्लिश 30 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मार्क्स 100 होंगे। क्वालीफाई के लिए आप लोगों को 30% मार्क्स इसमें से चाहिए। पेपर 2 का बात कर ले जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। इनका मार्क्स जुड़ेगा और इन्हीं पे मेरिट बनेगा। इन पे ही मेरिट बनेगा, ठीक है? इन पे ही आपका मेरिट बनेगा और मेरिट बेस्ड है, दोनों ही 100-100 नंबर का है। तो ये 2 आवर्स और ये 2 आवर्स। टोटल आपका 6 आवर का है और 200 पेपर, पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों पे ही आपका मेरिट बनेगा।
फिर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या-क्या हैं जिन पे आप लोग का ये होगा। तो ये मैंने काफ़ी पूरा टॉपिक देखा है, बीपीएससी का पुराना ट्रेंड्स को देखा है, उसके बाद मैंने एनालिसिस करके ये आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 क्योंकि यही मेरिट में आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश के लिए तो ज़्यादा डिटेल में कुछ बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। अब जनरल स्टडीज़ में आप लोग को क्या है पेपर 2 में, तो ये पेपर कवर करेगा ब्रॉड नॉलेज विथ सिग्निफिकेंट टू द बिहार स्पेसिफिक फैक्ट। तो आप लोग जैसे भी देख लिए होंगे कि बीपीएससी या कोई भी हो, बेसिकली उसका फोकस होता है कि बिहार रिलेटेड फैक्ट्स को ही वो ज़्यादा पूछे। तो अब इसमें पहला आता है हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इंडियन मूवमेंट नेशनल मूवमेंट के अंदर भी कौन सा तो रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और इनका रोल बेसिकली बिहार में क्या इनका रोल है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री का बात करें तो मगध एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म इन बिहार। तो इसके अलावा तो आप जानते हैं एंशियंट तो भरा हुआ है कि ये वो लेकिन इन्हीं टॉपिक्स को और इसमें भी बेसिकली रेलेवेंट टू बिहार अगर आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मेडाइवल हिस्ट्री का बात करें तो शेर शाह सूरी, रेजीन एंड दिल्ली सल्तनत इन बिहार। तो ये टॉपिक आप लोग मेडाइवल में कर लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का बात करें तो इसमें मेजर रिवर जैसे कि गंगा, कोसी, गंडक इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ-कहाँ से बहती है, किस-किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो बिहार के रेस्पेक्ट में इनका बात। उसके बाद सॉइल टाइप, क्लाइमेट, फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ बिहार। तो फॉरेस्ट सर्वे जो है उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? फॉरेस्ट सर्वे को ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट और मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा फॉरेस्ट सर्वे पे। फिर इंडियन ज्योग्राफी में क्या-क्या पढ़ेंगे आप लोग? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मॉनसून ऑफ इंडिया एंड द मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी तो ये मैं सारा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से 70 टू 80% क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। फिर इंडियन पॉलिटी में आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा और देखिए मेरा कहना ये है कि आप लोग छोटे-छोटे चीज़ों को कम चीज़ों को बार-बार मल्टीपल रिवीजन, ठीक है? मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है? ये जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडियन पॉलिटी में क्या-क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। पंचायती राज ये तो बहुत ही फेमस यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये हाईली इम्पोर्टेंट फॉर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उसको तो आप जरूर देखें पंचायती राज का। फिर स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर पावर, तो ये टॉपिक था। उसके बाद फिर इकोनॉमी का बात कर ले हम लोग तो इकोनॉमी बिहार का, रिसेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो आप लोग देखिएगा। रिवोल्यूशन देख लीजिएगा, ये रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ये नॉर्मन बरलॉग, ये वगैरह आप लोग पूरा देख लीजिएगा। फिर जनरल साइंस एंड टेक में क्या, तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये काफी वास्ट टॉपिक है। तो मैं बोलूँगा कि साइंस को तो आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए, इसको काफ़ी जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको कीजिए क्योंकि साइंस से देख रहे हैं हम लोग कि बीपीएससी में वेटेज जो है वो बढ़ते ही जा रहा है साइंस से। और उसके बाद क्या-क्या तो रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके बाद करंट अफेयर से बात करें तो आप लोग को 12 नेशनल और इंटरनेशनल का 12 ये से करना है और बिहार स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम और अवार्ड्स को भी देखना है। और अभी बहुत कुछ बिहार में हो रहा है उसको भी आप लोग अ, देखते हुए जाएँ। अभी काफ़ी कुछ टाइम आप लोग को मिल गया है तो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस आने की संभावना है इस बार भी। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से देख लें, अभी टाइम है। फिर सेकंड पेपर सेकंड का बात कर चुके हैं, अब पेपर थर्ड का हम लोग बात करते हैं। तो ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, इसमें अर्थमेटिक है जो कि हाई वेटेज टॉपिक है। तो इसमें क्या-क्या होगा, नंबर सिस्टम में आप लोग डेसिमल, फ्रैक्शन और डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं कुछ-कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देता हूँ, जैसे 2 का, तो जिसके भी लास्ट में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 0 आएगा, तो ये किससे कटेंगे? 2 से। उसी तरह 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? मान के चलिए ये 3, 1 अ, और 2 है, तो क्या ये 2 से कटेगा? तो इसमें क्या करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6।
इज इक्वल टू 6। और क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो अगर ये डिविजिबल है, इसको ऐड करने पे अगर ये डिविजिबल है 3 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ऐसे करके हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। फिर परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस क्या है? तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑन गेन, लॉस और डिस्काउंट, इस पे देखना है आपको। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज आप लोग लगा लीजिए कि किस टाइप का आता है, वो आपके लिए होगा। फिर रेशियो और प्रोपोर्शन से मिक्सचर और एलिगेशन, इसी पे बेस्ड, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टाइम एंड वर्क से पाइप वाला क्वेश्चन, सिस्टम वाला क्वेश्चन, एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम भी आप लोग को देखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रिंग, तो ये काफी बनता है। फिर अलजेब्रा का जो बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटीज है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये सब फार्मूला जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। फिर रीजनिंग का बात कर ले तो इसमें वर्बल है, कोडिंग डिकोडिंग करना, ब्लड रिलेशन करना, सिलोरिज्म करना। सिलोरिज्म तो आप लोग समझ ही रहे हैं किसको बोलते हैं, कि कप्स आर सम कप्स आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर मैंगो, ये वाला क्वेश्चन। और फिर सीरीज कंप्लीशन, उसका नॉन वर्बल में क्या क्या आ जाएगा, मिरर, फिगर क्लासिफिकेशन एंड पेपर फोल्डिंग। और डीआई को भी आप लोग को देख लेना है, इसमें टेबुलर डीआई, पाई डीआई और बार ग्राफ, तो ये सब भी आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और फिर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है कि कैसे कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। तो ये डेली रूटीन आपका क्या होगा, तो इसके लिए कम से कम आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए कोई भी जॉब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसी तरह पढ़िएगा और हो जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो डेली अगर आप 6 to 8 आवर्स निकाल पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का ही एक तरह से हो जाता है। तो क्या होगा, मॉर्निंग में 2 आवर्स आप लोग निकालिएगा, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में 2 आवर्स, जिसमें आप लोग जनरल स्टडी, स्टैटिक जीके एंड द बिहार स्पेशल, ये पढ़ेंगे। फिर नून में, आफ्टरनून में 2 आवर्स निकालेंगे, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मॉर्निंग में आप लोग का ब्रेन काफी फ्रेश होता है, वहाँ पे याद करने का लर्निंग पावर काफी बेहतर होता है। तो वहाँ पे लर्निंग पावर बेहतर होता है, तो आप लोग ऐसा सब्जेक्ट देखिए जिसमें आप लोग को याद हो सके, याद करने वाला, तो वो हो गया। फिर दोपहर में क्या होता है कि थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं, खाना वाना होता है, ये होता है, तो उस समय आप लोग क्या कर लें कि मैथ्स को ले लें, और वो डेली 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग और मैथ्स को मिला करके। उसके बाद क्या कर ले, इवनिंग में आप लोग करंट अफेयर और साइंस को अलग से देखें, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नाइट में क्या कर ले, आप लोग एक बार लैंग्वेज पेपर जो है उसको देख लें, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। फिर रिवीजन ऑफ द डेज फार्मूला, अब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे आप लोग साइंस में, फिर कुछ कुछ चार्ट ये वगैरह पढ़े होंगे जनरल स्टडीज में, तो उसका रिवीजन। और बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आप लोग टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए और अपना एक्यूरेसी को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि और भी बिहार रिलेटेड, यूपीएससी रिलेटेड, सिविल सर्विसेज का जितना भी होगा, सारा अपडेट मैं इसी पे देता रहूँगा। थैंक यू।